दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे 145 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 31, अर्धप्रेत। सबके धैर्य की सीमाएं टूट गईं। अब सारे लोग कहाँ गए? अब क्या होने वाला है? कैसी पहेली है ये? पर अब किया क्या जाए? आशीष की व्यथा तो समझ से परे थी। ऐसे सभी गायब कैसे हो गए? कहाँ गए? बच्चों का क्या हुआ होगा? और अभय, उनको तो अभी अभी एक खुशी नसीब हुई थी कि उसे भी नजर लग गई। एक खोया दोस्त मिला तो दूसरे दोस्त का पूरा परिवार गायब हो चला। आशीष अपना सिर पकड़कर ग्राउंड फ्लोर पर हेतराम के कमरे से थोड़ा आगे फर्श पर ही बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब क्या करें? कहाँ जाएं? ये भूत निकेतन तो उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाते जा रहा था। अभय भी आशीष के पास आए और उनके कंधे पर अपना हाथ फेर कर कहा, सब मिल जाएंगे भाई। अगस्त्या भाई हैं ना हम सब के साथ। इस स्थिति के बीच थोड़ी दूरी पर शांत खड़े अगस्त्या भाई धीरे से बोल पड़े, हेतराम एक अर्धप्रेत है। गायब हुए परिवार की चिंता में डूबे अभय और आशीष अचानक से उठ खड़े हुए। क्या क्या कह रहे हैं अगस्त्या भाई? अर्धप्रेत? हेतराम? ये सारे सवाल अभय और आशीष ने डॉक्टर अगस्त्या की तरफ दाग दिए। दोनों उठ खड़े हुए और डॉक्टर अगस्त्या के पास आ गए। इस पर डॉक्टर अगस्त्या ने जवाब दिया, अर्धप्रेत एक ऐसा इंसान है जिसका आधा शरीर अपनी चेतना खो चुका है। वो आधा मृत होता है और आधा जीवित। अर्धप्रेत अपने मालिक की सेवा के कारण आधा जीवित रहता है। उसकी अनुकंपा और दंड दोनों ही ग्रहण करता है। तो हेतराम का मालिक कौन है? अभय ने पूछा। हेतराम का मालिक इस घर का मुख्य प्रेत है, और शायद वो ही इस घर का मालिक था। हेतराम की कटी उंगलियां और बायां हाथ उसे उसके मालिक द्वारा दिए गए दंड के सबूत हैं, डॉक्टर अगस्त्या ने समझाया। पर अब तो चमत्कारी रूप से उसका एक हाथ निकल आया है ना। वो कुछ जवान भी दिखाई दे रहा है शायद, अभय ने कहा। वो उसे उसके मालिक द्वारा मिले उपहार है, अगस्त्या ने जवाब दिया। उपहार किस लिए मिले? आशीष ने पूछा। मुझे पकड़ने का वो उपहार है। वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बायां हाथ है। डॉक्टर अगस्त्या ने अपने कंधे से कटे बाएं हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरे साथ हेतराम और लगभग 6 प्रेतों ने चेतना मिटाने की क्रिया की थी। मैं लगभग मर ही चुका था कि मेरी सिद्धि से मैं सुरक्षित बच पाया। लेकिन तब तक एक ऑपरेशन थिएटर जैसे दिखने वाले अंधेरे कमरे में उन्होंने मेरा बायां हाथ और पैरों की उंगलियां काटकर अलग कर ली थी। इन वाक्यों पर अभय और आशीष अवाक थे। कितना कुछ सह चुके थे अगस्त्या, यही वो दोनों लगातार सोच रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सबसे मुख्य प्रेत हेतराम को कंपाउंडर कहकर पुकार रहा था। वो जल्लाद जैसे दिखने वाले प्रेत एक ऑपरेशन की भांति मेरे शरीर को छलनी कर रहे थे। मैं संक्रमण से मरने ना पाऊं इसके लिए स्प्रिट और अल्कोहल का उपयोग कर रहे थे, पर वो भी विदेशी तरीके से। मुझे इस घर में ऊपर से नीचे तक ले जाकर पटक रहे थे। कभी ग्राउंड फ्लोर के फर्श पर, कभी तहखाने में, कभी छत पर। मैं आप सबको देख सकता था, पर आप में से कोई भी मुझे देख नहीं पा रहा था। डॉक्टर अगस्त्या ने आगे कहा। तो अब आगे क्या करेंगे वो प्रेत? क्या उन सबका भी वही हाल होगा जो आपका हुआ है? आशीष ने घबराते हुए कहा। वो सब शैतान के रूप हैं। किसी भी अवस्था में इंसान को कष्ट और पीड़ा देना उनका परम कर्तव्य है। वो जितने अधिक लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे उन्हें उतना अधिक आनंद आएगा। डॉक्टर अगस्त्या ने इतना कहा ही था कि मेन गेट पर किसी ने नॉक किया। अरे कोई है? अगस्त्या जी। ये आवाज अभय को जानी पहचानी लगी, पर डॉक्टर अगस्त्या ये आवाज सुनकर चौंक पड़े। डॉक्टर अगस्त्या आगे नहीं बढ़े, वहीं खड़े रह गए। अभय ने दौड़कर मेन गेट खोला तो गेट के उस पार खड़े थे भाभी डॉक्टर अंजना जोशी और उनकी 5 साल की बिटिया पीहू। डॉक्टर अंजना जोशी, जैसा कि एक बार पहले भी वर्णन हुआ है, डॉक्टर अगस्त्या की धर्मपत्नी थी।
वो दुबले पतले शरीर और गोरे वर्ण की तेज तर्रार महिला थी। तर्क और सिद्धांतों को मानने वाली अंजना जोशी पेशे से फिजिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर थी। पीहू डॉक्टर अगस्त्या और डॉक्टर अंजना की इकलौती बिटिया थी, जो कि 5 साल की प्यारी और समझदार बच्ची थी। पीहू अपने माता पिता की लाडली बिटिया थी। उनकी छोटी सी फैमिली में सब अच्छा था, सिवाय एक बात के। पीहू अस्थमा की जन्मजात मरीज थी। उसे अपना इन्हेलर हमेशा अपने पास रखना पड़ता था। शायद इस कारण दोनों उसकी बहुत फिक्र करते थे और कहीं बाहर निकलने नहीं देते थे। अरे अभय भैया, इतनी बार कॉल किया आपको, और मेरे पतिदेव कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। न कॉल न मैसेज। मैंने हजारों कॉल किए पर बीवी की याद कहाँ आती है उन्हें। कभी कभी तो लगता है कि किसी भूत से ही शादी कर लेते वो। डॉक्टर अंजना ने अभय पर सवालों की वर्षा कर दी। अरे भाभी, नमस्ते। सब ठीक है भाभी, बस यहाँ नेटवर्क नहीं रहता तो शायद इसी कारण बात न हो पाए हो। आप कैसी हैं? इतना कहकर अभय ने पीहू को गोद में उठा लिया। आप ठीक हैं भैया, पर मेरे पतिदेव कहाँ हैं? अभय इस पर कुछ कहते कि पीछे से आशीष ने जवाब दे दिया। भाभी प्रणाम, मैं आशीष कौशिक, यहीं के इंडियन बैंक में बैंकर हूँ। अगस्त्या भैया हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। नमस्ते भैया। अरे वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। डॉक्टर अंजना ने हंसते हुए कहा। पर वो है कहाँ? डॉक्टर अंजना ने पूछा। वो कुछ काम से बाहर निकले हुए हैं, बताए भी नहीं है कब तक आएंगे। आशीष ने डॉक्टर अगस्त्या के कहने पर ऐसा कहा था क्योंकि वो अपना कटा हाथ अपनी पत्नी और बच्ची को ऐसे दिखाना नहीं चाहते थे। पर आखिर कब तक? डॉक्टर अगस्त्या सीढ़ियों से चढ़कर पहले फ्लो की रेलिंग से सबको देख रहे थे और उपाय सोच रहे थे। आप लोग तो यहाँ का पता भी नहीं बताए, पर भला हो उस बूढ़े बाबा का जो अपने रिक्शे में हमें इस घर तक लेकर आए और बेचारे बिना पैसे लिए ही चले गए। डॉक्टर अंजना ने अभय और आशीष ने कहा। वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हेतराम था, जो जानबूझकर डॉक्टर अगस्त्या के परिवार को स्वरूप निकेतन ले आया था। एपिसोड 32 भंवरजाल। आप लोग तो यहाँ का पता भी नहीं बताए, पर भला हो उस बूढ़े बाबा का जो अपने रिक्शे में हमें इस घर तक लेकर आए और बेचारे बिना पैसे लिए ही चले गए। डॉक्टर अंजना ने अभय और आशीष से कहा। वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हेतराम था, जो जानबूझकर डॉक्टर अगस्त्या के परिवार को स्वरूप निकेतन ले आया था। खैर, तीनों मर्दों को इस बात का शक हो चला था कि वह बूढ़ा व्यक्ति निश्चित ही हेतराम होगा, जैसा कि डॉक्टर अगस्त्या ने सबको बता ही दिया था। डॉक्टर अंजना और बिटिया पीहू को स्वरूप निकेतन में देखकर सबसे ज्यादा परेशान खुद डॉक्टर अगस्त्या ही थे, क्योंकि वह जान चुके थे कि यह भी साजिश घर में मौजूद उस शैतान द्वारा ही की गई है। सच कहा जाए तो वह शैतान डॉक्टर अगस्त्या की कमजोरी पर वार करना चाह रहा था। आशीष और अभय डॉक्टर अंजना से बात करते करते ही इशारों इशारों में उनको यहाँ देखकर खुद भी काफी व्यथित हो चुके थे। वो कुछ समझ ही पाते कि तभी डॉक्टर अंजना ने एक सवाल कर दिया। भैया, इनका कमरा कौन सा वाला है? यही है कि ऊपर वाले फ्लो पर है? अब इसका भला क्या जवाब दे अभय और आशीष। सभी कमरों पर ताले जो जड़े हुए हैं। किस कमरे में ठहराया जाए डॉक्टर अंजना को, और रुकवाना चाहेंगे भी क्यों? पर क्या बोले, क्या बहाना बनाए? डॉक्टर अगस्त्या इन सब बातों को पहले फ्लो से देख और सुन रहे थे। उनके दिमाग में ढेरों तरकीबें दौड़ रही थी। किस प्रकार डॉक्टर अंजना इस घर से दूर रखा जाए, और सबसे जरूरी उन्हें सुरक्षित कैसा रखा जाए। डॉक्टर अंजना के पूछे गए सवाल पर अभय और आशीष ने जरूरत से ज्यादा समय ले लिया, जिससे डॉक्टर अंजना को थोड़ा अटपटा सा महसूस हुआ। ऊपर से अपने परिवार के सहसा गायब हो जाने के कारण बिगड़ी हुई आशीष की सूरत सब कुछ बयां कर ही रही थी। क्या हुआ भैया, उनका कमरा कहाँ है? अभय की तरफ देखकर फिर से पूछा। फिर आशीष की ओर देखते हुए पूछ पड़ी। सब ठीक है ना? इस पर अभय ने ऐसा प्रकट किया जैसे स्थिति संतुलन में है और तुरंत बोल पड़े। अरे भाभी, अगस्त्या भाई का रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, पर वो ताला बंद करके ही बाहर निकलते हैं। इस पर डॉक्टर अंजना कह पड़ी। मैं जानती हूँ सब ठीक ही है, आपकी कोई गलती नहीं है,
पर आपके भैया मुझे कई बार बिना बताए अपनी केस स्टडीज में खतरा मोल ले लेते हैं, तो मुझे भी शक हो ही जाता है। उद्धरण चिन्ह। इसी बीच पीहू ने अपना पहला शब्द प्रस्फुटित किया। मम्मा। टेरेस। आई वॉन्ट टू सी द टेरेस। ओके बेटू, वील गो टू टेरेस। डॉक्टर अंजना ने पीहू की छत पर चलने की फरमाइश मान ली। पर पीहू के नन्हे मुख से निकले वे शब्द अभय और आशीष के लिए कुठाराघात की तरह थे। शैतानों से भरे घर में वेहेशियत की शिरोमणि उस छत पर कौन भेजना चाहेगा उस नन्ही सी परी को। कुछ बोला जाता उससे पहले, भैया चलिए पहले इनका रूम देख लेती हूँ, फिर पीहू को टेरेस पर ले चलते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर ले लेगी। आशीष और अभय अभी बहाना सोच ही रहे थे कि डॉक्टर अंजना ने अपने बड़े सूटकेस की तरफ इशारा भी कर दिया और उसे डॉक्टर अगस्त्या के कमरे के बाहर तक ले चलने की फरमाइश भी कर दी। इसे ऊपर रख देती हूँ भैया, उनका रूम ऊपर है तो यहाँ किधर रखूंगी, चलिए थोड़ी हेल्प कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ भाभी, ठीक कहा आपने, अभय ने कोई और विकल्प न पाकर कह दिया। डॉक्टर अगस्त्या अब बेबस से हो गए थे। वो बुरे से बुरे सपने में भी अपने परिवार को इस घर में नहीं देखना चाहते थे। अभय ने डॉक्टर अंजना का सूटकेस उठा लिया और आशीष ने पीहू को तथा सीढ़ियों की तरफ पैरों की तेज आवाज करके बढ़ने लगे। पैरों की आवाज डॉक्टर अगस्त्या को एक इशारा थी कि हम लोग आ रहे हैं, कहीं छिपे ही रहें। क्रम कुछ इस प्रकार था। सबसे आगे अभय सूटकेस उठाए हुए, उसके बाद आशीष पीहू को लिए हुए और सबसे पीछे डॉक्टर अंजना अपना हैंडबैग कंधे पर टांगे हुई थी। डॉक्टर अंजना आगे बढ़ते हुए पूरे घर का निरीक्षण करते हुए चल रही थी, जैसा कि एक नया मेहमान अक्सर करता है। आशीष आगे बढ़ जरूर रहे थे, पर पीहू की सूरत देखकर उन्हें अपनी बिटिया अवनी का चेहरा बार बार याद आ रहा था। उनकी आंखें भर आ रही थी। किसी तरह बस नियंत्रण रखे हुए थे, पर न जाने कैसे। आशीष और अभय ने ऊंची आवाज में घर की कमियों का आपस में बखान शुरू किया। पानी की बड़ी समस्या है भाभी यहाँ। क्यों आशीष भाई? अभय ने ऊंचे स्वर में सीढ़ी चढ़ते हुए कहा। अरे भाई, पानी और लाइट भी कहाँ आती है? आशीष ने भी ऊंचे स्वर में जवाब दिया। ओह अच्छा, दिक्कत होती होगी तब, डॉक्टर अंजना ने कहा। बहुत दिक्कत होती है भाभी, यहाँ ज्यादा दिन रहने लायक नहीं है, अभय ने कहा। तीनों सीढ़ियों पर आगे बढ़ने लगे, जबकि डॉक्टर अगस्त्या अब सीढ़ियां पकड़कर दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए, जिससे अंजना उन्हें देखने ना पाए। शायद कोई तरकीब थी उनके दिमाग में, पर क्या? डॉक्टर अंजना के साथ अभय और आशीष पहले फ्लोर पर आ गए, लेकिन प्रेत शक्तियों ने अपनी लीला शुरू कर दी थी और बहुत ही नाटकीय तरीके से आशीष के कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही उसकी लाइट भी चालू थी, जो कि सबके गायब होने के टाइम से ही लॉक था, और उसके सामने की फर्श पर लाल रंग से देखने में सूखे हुए खून सदृश था। वेलकम माय फैमिली लिखा हुआ था। यह देखकर डॉक्टर अंजना खुशी से उछलने लगी और कमरे की ओर बढ़ने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे डॉक्टर अगस्त्या ने उनके लिए सरप्राइज सा प्लान किया है। लेकिन अभय और आशीष की आंखें बाहर आने को हो गईं, जैसे आश्चर्य से बाहर निकल पड़ेंगी। इस द्वंद्व के बीच जो पहली बात अभय को समझ आई, वो अभय ने मुख से बिना कुछ सोचे बोल दी। भाभी रुकिए, आगे मत जाए। उद्धरण चिन्ह। ये अगस्त्या भाई ने नहीं लिखा है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर अंजना ने इसको भी एक मजाक समझा और सरप्राइज का हिस्सा समझकर मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगी कि इसी बीच दूसरे फ्लोर से किसी मोबाइल के बजने की आवाज आई। डॉक्टर अंजना के साथ सबका ध्यान दूसरे फ्लोर की तरफ गया। ये वही मोबाइल था जो डॉक्टर अगस्त्या ने तहखाने में रोशनी दिखाने के लिए अपने पास रखा हुआ था। मोबाइल की रिंगटोन नॉर्मल से तेज बज रही थी, जैसे जानबूझकर डॉक्टर अगस्त्या का पता बता रही हो। और जब डॉक्टर अगस्त्या ने हड़बड़ाहट में अपने इकलौते हाथ से मोबाइल अपनी पॉकेट से निकाला तो उस पर कॉलर का नाम लिखा था। एपिसोड 33 दुख, दर्द, पीड़ा। मोबाइल की रिंगटोन नॉर्मल से तेज बज रही थी, जैसे जानबूझकर डॉक्टर अगस्त्या का पता बता रही हो। और जब डॉक्टर अगस्त्या ने हड़बड़ाहट में अपने इकलौते हाथ से मोबाइल अपनी पॉकेट से निकाला तो उस पर कॉलर का नाम लिखा था।
एस खत्री सर्जन। वो समझ गए कि इसके पीछे भी शैतान की ही साजिश है। वो चाहता है कि अंजना और पीहू को डॉक्टर अगस्त्या की इस हालत का पता चल जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। डॉक्टर अंजना समेत सभी को दूसरे फ्लोर से आती मोबाइल की रिंगटोन भली भांति सुनाई दी। अभय और आशीष ने बात ढांकना चाही, पर डॉक्टर अंजना आश्वस्त हो चुकी थी कि जरूर डॉक्टर अगस्त्या ही उन्हें चौंकाना चाहते हैं। मुझे पता था कि आप सब इनका साथ दे रहे हैं सरप्राइज में। पक्का वो यही है, डॉक्टर अंजना ने उत्साहित होते हुए कहा। अरे नहीं भाभी, अगस्त्या भाई यहाँ नहीं है, अभय और आशीष ने एक सुर में कहा। अब आप लोग रहने ही दीजिए, मैं समझ गई हूँ, मैं ही लाती हूँ उन्हें ढूंढ के, डॉक्टर अंजना ने कहा। इतना बोलकर डॉक्टर अंजना सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। अभय और आशीष उनके पीछे गए और ऊंचे स्वर में कहने लगे, ऊपर कोई नहीं है भाभी, उधर मत जाए। डॉक्टर अगस्त्या ने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था और आशीष अभय की आवाज सुनकर वो छत की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन आशीष और अभय की बात सुने बिना डॉक्टर अंजना ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने सीढ़ियां पकड़कर सेकंड फ्लोर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। आशीष अकेले, जबकि अभय पीहू को गोद में उठाए उनके पीछे पीछे बढ़ने लगे। लेकिन दोनों में से उत्साह की गति डॉक्टर अंजना की तेज थी, तो वह पहले ही सेकंड फ्लोर पर पहुंच गई। डॉक्टर अंजना को दूसरे फ्लोर के कॉरिडोर में कोई भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ी सबसे अंतिम के एक कमरे पर, जिसका दरवाजा खुला हुआ था और कमरे की लाइट जली हुई थी। डॉक्टर अंजना को लगा कि इसी कमरे में डॉक्टर अगस्त्या होंगे। कमरे को खुला देख वह कमरे की तरफ दौड़ पड़ी, और जब तक अभय और आशीष दूसरे फ्लोर तक पहुंच पाते वह कमरे के भीतर चली गईं। और हुआ ये कि डॉक्टर अंजना के कमरे के भीतर प्रवेश करते ही उस कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और लाइट ऑफ हो गई। फिर न तो डॉक्टर अंजना खुद और न ही उनकी कोई आहट बाहर आई। आशीष और अभय सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में भागते हुए आए, पर उन्हें कोई भी दृष्टिगत नहीं हुआ। अभय तो सीढ़ियों से ही देखते रहे, पर आशीष पूरे कॉरिडोर में ढूंढ आए, पर वहां कोई नहीं था। कई बार आवाज भी लगाई गई, लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। दरवाजों के अंदर क्या देखा जाए, जब सारे दरवाजों में पहले की भांति ताले जड़े हुए थे। यह पहली बार नहीं हुआ था कि वह किसी अपने या जानने वाले को खोजने के लिए चीख पुकार रहे थे। यह उनका पहला अनुभव नहीं था, इसी कारण और भी डर रहे थे। अभय की गोद में मौजूद पीहू परेशान हो रही थी। उसके चेहरे में मां के खोने की चिंता साफ पड़ी जा सकती थी, और साथ ही साथ उसकी अस्थमा की मूल समस्या उभर रही थी। आशीष और अभय के लिए आखिरी उम्मीद छत ही बची थी। शायद डॉक्टर अंजना सीधे छत की तरफ चली गई हो, तो दोनों ने दौड़ लगा दी छत की तरफ। और उनकी आंखें और हृदय मानो यही मना रहे हो कि डॉक्टर अगस्त्या और डॉक्टर अंजना दोनों ही छत पर बात करते हुए दिख जाएं। अभय से पहले आशीष छत पर पहुंचे। अभय पीछे थे, पीहू को गोद में लेने के कारण वह धीमे चल रहे थे। जब छत आई तो दोनों का संशय विश्वास में बदल गया। वहां कोई नहीं था, और थोड़ा आगे बढ़कर देखने पर पता चला तो डॉक्टर अगस्त्या किनारे की तरफ से निकलकर सामने आए, क्योंकि वो छिप रहे थे। अपना कटा शरीर अपनी अर्धांगिनी को ऐसे नहीं दिखाना चाहते थे। पर हुआ बिल्कुल पलट। अपने पापा को देखकर पीहू खुशी से कूद पड़ी, और अभय की गोद से उतरकर डॉक्टर अगस्त्या की ओर दौड़ पड़ी। डैडी, आई मिस यू, पीहू ने उछलकर बोला। लेकिन आगे का दृश्य इतना मार्मिक था कि शायद उसकी वास्तविक व्याख्या करने में विश्व का बड़े से बड़ा साहित्य भी अपंग हो जाए। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि एक पिता अपनी बच्ची को, जो अस्थमा से पीड़ित थी, को उठा पाने में अक्षम हो रहा था। डॉक्टर अगस्त्या घुटनों के बल बैठ तो गए थे, परंतु उन्होंने जैसे ही अपनी बाहें फैलाई, उनका दायां हाथ तो बल दिखा पा रहा था, पर बायां हाथ उनकी शर्ट की आस्तीन में था ही नहीं। उनकी बाईं आस्तीन एक बिना ताने के छाते के समान अशक्त झूल रही थी, हवा के बहाव में बह रही थी। पीहू के पहले 2 कदम तो उत्साह से ओतप्रोत थे, लेकिन जैसे ही उसने अपने प्यारे डैडी के एक हाथ को कटा हुआ देखा, उसकी गति अवमंदन को प्राप्त हो गई। वो रुक गई और आंखें मुंह फाड़कर अपने डैडी के कटे हाथ को देखने लगी, और सही मानिए, वो 5 वर्ष की छोटी सी बच्ची कुछ इस प्रकार रोई जैसे उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया हो। आखिर एक बिटिया के लिए उसके पिता का मोल शायद अनमोल जो होता है,
उसकी आंखों से अश्रु इस प्रकार गिर रहे थे जैसे कोई झरना पर्वत शिखर से पूरी गतिज ऊर्जा लिए गिर रहा हो, कई धाराओं में, कई शाखाओं में। शायद ही ऐसी अश्रुधारा कभी अभय और आशीष ने देखी हो। शायद खुद डॉक्टर अगस्त्या ने ही। पीहू के इस प्रकार के रुदन से उसका गला पूरी तरह से भर गया और अस्थमा के कारण सांस फूलने लगी, वो भारी भारी सांसें लेने लगी और श्वास के अवरोध में लगभग बिलखने लगी। ये दृश्य देखकर अभय और आशीष बेबसी की पराकाष्ठा तक पहुंच गए। और शायद पहली बार अभय ने डॉक्टर अगस्त्या की आंखों में आंसू देखा। उनका चेहरा बिल्कुल स्थिर और साम्यावस्था में था, पर आंखों से आंसू प्रस्फुटित हो रहे थे। पीहू को बिलखता देख खुद डॉक्टर अगस्त्या उठे और आगे बढ़कर पीहू को गले से लगाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने दाहिने कंधे व हाथ से पीहू को उठाया, लेकिन हाथ में अभाव में उनका संतुलन बिगड़ गया। पर अभय ने डॉक्टर अगस्त्या को अपने हाथ से संभाल लिया। वो गिरने से बच गए और पीहू अपने डैडी के गले लग गई। पीहू को गले लगाए हुए डॉक्टर अगस्त्या ने अभय और आशीष से पूछा, अंजना कहाँ है भाई? एपिसोड 34, ओघड़ विद्या। घर के गायब हुए सदस्यों में अब तक वैभव शर्मा, उनकी बीवी अरुणिता शर्मा, बेटा विभू, आशीष कौशिक की वाइफ शिप्रा व उनके दोनों बच्चे शौर्य और अवनी शामिल हो चुके थे। गायब हुई सबसे नई सदस्य और कोई नहीं बल्कि खुद डॉक्टर अगस्त्या जोशी की अर्धांगिनी डॉक्टर अंजना जोशी थी। घर का वातावरण एकदम पिशाची हो चुका था। लेकिन ठीक इसी समय यूपी के वाराणसी जिले के रामगढ़ इलाके में एक घटना देखी जा रही थी। काशी का रामगढ़ जानने वालों के लिए अघोर विद्या और अघोरियों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अघोर साधना के प्रकांड ओघड़ और समय के प्रसिद्ध अघोरी बाबा शिवभूति रहते थे। बाबा शिवभूति का कोई घर नहीं था, कोई धाम नहीं था। वो रामगढ़ के शमशान के निकट ही अपनी जीवनचर्या व्यतीत कर रहे थे। उनकी शमशान साधना मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित थी, जैसे कि किसी भी अघोरी की होती है शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी प्रत्येक साधना में व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे। ओघड़ बाबा शिवभूति के बचपन का नाम प्रेमशंकर था, जो देवरिया के एक गरीब किसान परिवार में जन्मे थे। उनके पिता और चाचा एक साथ ही रहते थे। उनके पिता उन्हें प्यार से प्रेम बाबू बुलाते थे। वो अपने परिवार की इकलौती संतान थे। उनका कोई भाई या बहन न होने के कारण वो हमेशा अकेलेपन से ग्रसित रहते थे। पर जब वो किशोरावस्था में प्रविष्ट हुए तो उनके चाचा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम खुद प्रेमशंकर ने शिव शंकर रखा। वो प्यारी सी संतान उस समय प्रेमशंकर के लिए सब कुछ थी। वो उस नवजात पर अपनी जान छिड़कते थे और विश्वास मानिए वो संतान या वो छोटा भाई शिव शंकर की प्रेम बाबू की सबसे प्रिय सांसारिक वस्तु थी, जिससे दूर होना उस किशोर ओघड़ के लिए सबसे कड़वा घूट रहा होगा। बचपन से ही स्वयं में विशिष्ट शक्तियों और ऊर्जा पाकर उन्होंने अपना सामाजिक जीवन किशोरावस्था में ही त्याग दिया और खुद का श्राद्ध करके ओघड़ जीवन में प्रवेश पाया था। प्रेमशंकर जब 14 वर्ष के ही थे तब उन्हें प्रेत और पिशाच दिखाई देने शुरू हो गए थे। अगले 2-3 सालों में उन्होंने वशीकरण पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसके अगले साल स्वयं के अस्तित्व को अन्य पुरुषों से भिन्न पाकर अपना घर त्याग दिया था। शायद तभी से प्रेमशंकर ने अघोर विद्या सीख ली और अघोर सिद्धि प्राप्त करके स्वयं को अघोरी बाबा शिवभूति में परिवर्तित कर लिया था। लेकिन जिस दिन से डॉक्टर अगस्त्या की स्वरूप निकेतन से विलुप्ति हुई थी, ठीक उसी दिन से बाबा शिवभूति की प्रेत और ओघड़ विद्या उन्हें कुछ संकेत दे रही थी। इटावा में हो रही उस अनहोनी का प्रभाव काशी में रामगढ़ तक हो रहा था। पर आखिर क्यों? अगर बाबा शिवभूति के बाहरी रूप अर्थात भौतिक रूप की बात की जाए तो वो सांवले वर्ण के एकाम कद काठी के 58 वर्ष के अधेड़ होंगे, पर सच मानिए अघोर साधना के लंबे अनुभव और घोर मत के प्रचार और जीवन में इसे उतार लेने के कारण कोई उन्हें 45 वर्ष से अधिक का नहीं कह सकता था। उनका पूरा शरीर हमेशा ही सफेद रंग के बुरादे से ढका दिखाई पड़ता था। ये सफेद बुरादा और कुछ नहीं बल्कि शमशान में जल चुकी लाशों की सफेद राख होती थी। ऐसा कहा जाता है कि शमशान की राख से अघोरी अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और भेदभाव रहित जीवन को बिताते हैं। उनके लिए वो सफेद राख ही उनका आभूषण होता है।
एक अघोरी होने के कारण वो घृणा से मुक्त हो चुके थे। उनके सिर के बाल मोटी मोटी उलझी हुई लटाओं में बदल चुके थे। स्नान और जल के अभाव में उनके सफेद हुए केश भूरे और लाल प्रतीत होते थे। दाढ़ी बहुत घनी और मटमैली रंग की हो चुकी थी। आंखों की पुतलियां बिल्कुल काली पर पलकें सामान्य से लंबी और भूरे रंग की हो चली थी। उनके वक्षस्थल पर सफेद भूरे बाल और रुद्राक्ष की मोटी मोटी मालाएं ही दृष्टिगत होती थी। कलाइयां पतली थी पर सबल थी, जैसे फैट की जगह केवल मांसपेशियां ही मौजूद हों। सिर की लटाएं कंधों से नीचे तक आई हुई थी। दाढ़ी तो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो उसकी भी एक चोटी बना लेते थे। पेट बिल्कुल अंदर धंसा हुआ था और वस्त्र के नाम पर केवल भेड़िया की खाल थी जो उनके विशिष्ट अंगों को ढके हुए थी। पैरों पर चप्पल खड़ाव जैसी कोई वस्तु नहीं थी, यहाँ तक कि पैरों की चमड़ी भी रगड़ से लकड़ी जैसी सख्त हो चुकी थी। रामगढ़ के औघड़ शिवभूति अगर सच माने तो वहां के अघोरी समुदाय के सबसे अनुभवी और सिद्ध अघोरी थे। उनकी दिनचर्या एक औघड़ पुरुष के समान बहुत कठिन और घिन दिलाने वाली थी। बहुत मजबूत हृदय के स्वामी ही उनके साथ रहकर उनकी दैनिक क्रिया और जीवन यापन देख सकते थे। स्वभाव देखा जाए तो बाबा शिवभूति गंभीरता और क्रोध में दुर्वासा ऋषि, जबकि सिद्धि में मुनि वशिष्ठ जैसे थे। मुस्कुराते बहुत ही कम थे, लेकिन क्रोध क्षण भर में आसमान छू लेता था। किसी से प्रसन्न हो जाए तो अपनी सिद्धि सिखाने को भी राजी हो जाए और रुष्ट हो जाए तो किसी का समूल विनाश तक कर दे। ऐसा कहा जाता था कि बाबा शिवभूति के पास प्रेतों की एक पूरी सेना रहती थी, वो उनके इशारों पर काम करती थी। 150 चुड़ैलों को उन्होंने अपनी दासी बना कर रखा था और शैतान खुद उनकी खुशामद करता था। अघोरी बाबा शिवभूति शमशान में आधी जली लाशों के प्राणों से शक्ति लेते थे। उन्हें हमेशा शमशान की जलती लकड़ियों के पास माला जपते देखा गया था। उनके भोजन भी शमशान भूमि से ही प्राप्त होते थे। कई बार शवों से प्राप्त अधपके या पूर्ण पके मांस और द्रव्य भी वो ले लेते थे, क्योंकि एक अघोरी के लिए घृणा का कोई भी स्थान नहीं रह जाता है। शायद यही उनका जीवन है जो किसी तप से भी बढ़कर होता है। बाबा शिवभूति के पास हमेशा एक चितकबरा उल्लू या ओलूक दिखाई पड़ता था, जिसे वो घुघू बुलाते थे। लोग उसे औघड़ विद्या में अक्सर इस्तेमाल होते हुए देखते थे। वो अनिष्ट को पहले ही बता सकता था और बाबा शिवभूति के आदेशों का पालन करता था। बाबा शिवभूति अपने जीवन में न जाने कितने ही प्रेत पिशाचों से लड़ चुके थे, बुरे से बुरे संकट को काट चुके थे, विकट आत्माओं और शैतानी प्रवृत्तियों वाले मानसों को सुधार चुके थे। आखिर एक औघड़ की शक्तियां जीवन की मृत्यु से ही जो शुरू होती हैं। पर इतने सिद्ध और क्लिष्ट विद्या के विद्वान पर इटावा में हो रही घटनाओं का असर भला क्यों हो रहा था? उनकी सिद्धि और साधना में कुसंकेत कौन भेज रहा था? सच मानिए, कुछ तो है जो सबको हैरान करने वाला है। एपिसोड 35 डरावना संयोग। पर इतने सिद्ध और क्लिष्ट विद्या के विद्वान पर इटावा में हो रही घटनाओं का असर भला क्यों हो रहा था? उनकी सिद्धि और साधना में कुसंकेत कौन भेज रहा था? सच मानिए, कुछ तो है जो सबको हैरान करने वाला है। अपने मन की अशांति दूर करने के लिए औघड़ बाबा शिवभूति ने औघड़ क्रिया करने का निश्चय किया। औघड़ क्रिया एक जटिल और भयावह प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग अघोर विद्या जानने वाले प्रेतों को बुलाने एवं वशीकरण के लिए करते हैं। औघड़ क्रिया अघोरी सिद्धि पर आधारित होती है, जिसके लिए शमशान घाट को एक सर्वाधिक उचित स्थान माना जाता है। अगर समयकाल की बात करें तो अमावस्या की रात सबसे फलकारी होती है और रात्रि अर्थात सूरज ढलने के बाद का समय सर्वाधिक असरकारी। बाबा शिवभूति बहुधा अकेले ही रहते थे, हालांकि उनके साथ 2-3 कम उम्र के अघोरी तांत्रिक भी कभी कभी देखे जाते थे। अपनी ध्यान विद्या में विघ्न के कारण को जानने के लिए उन्होंने स्वयं ही औघड़ क्रिया करने का निर्णय लिया। औघड़ क्रिया सही मायने में सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इसके कई आयाम विज्ञान की समझ और सिद्धांतों से परे माने जाते हैं। इसके कई पद कुछ इस प्रकार हैं जो तार्किक स्तर पर सिद्ध नहीं किए जा सकते, पर एक तांत्रिक विद्या के आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। उधर यदि स्वरूप निकेतन की बात की जाए तो वहां इशारों इशारों में आशीष और अभय ने डॉक्टर अंजना के गायब होने की बात डॉक्टर अगस्त्या से बता दी थी,
किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा क्योंकि कोई भी अस्थमा से पीड़ित 5 साल की बच्ची को उसकी मां के गायब होने की खबर नहीं देना चाहता था। डॉक्टर अगस्त्या अपने दाहिने कंधे पर पीहू को उठाया हुए थे, पर उनके मन में उनकी अर्धांगिनी अंजना का ही चेहरा घूम रहा था। डॉक्टर अगस्त्या एक झूठी मुस्कान लिए पीहू का ध्यान भटकाना चाह रहे थे कि तभी मम्मा कहाँ हैं डैडी, पीहू ने पूछा। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? क्या बोला जाए कि ये घर नहीं एक पिशाचों की हवेली है जहां सब एक एक करके गायब हो रहे हैं। डॉक्टर अगस्त्या के हाव भाव बिगड़ता देख अभय ने स्थिति संभालते हुए जवाब दिया, बेटा, मम्मा आपके लिए बाबी डॉल लेने गई हैं, अभी आ जाएंगी। अभय पीहू की पसंद के बारे में जानते थे तो ऐसा कहा। इस जवाब से पीहू बहल गई। अभय ने पीहू को अपनी गोद में उठा लिया और सभी छत से उतरकर सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़े। सबको खोजने की योजना डॉक्टर अगस्त्या ने बनाई ही थी कि सीढ़ियां उतरते हुए आशीष के मोबाइल पर एक कॉल आई। हेलो मिस्टर आशीष, वे आर यू? ये और कोई नहीं बल्कि ब्रांच मैनेजर सीके दत्ता थे। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से आशीष और वैभव दोनों ही बैंक से नदारद थे, वो भी बिना किसी सूचना के। आशीष और वैभव अपनी बैंक शाखा के प्रमुख सदस्य थे, उनकी अनुपस्थिति में बैंक की क्रियाविधि भी प्रभावित हो रही थी। दत्ता साहब जो सब कुछ मैनेज कर लेते थे, उन्होंने अचानक ही आशीष के पास कॉल लगा दी थी। सर, आई एम इन इटावा सर, एट माई रूम, आशीष ने घबराते हुए जवाब दिया। एवरीथिंग ऑलराइट ना? मैनेजर दत्ता ने पूछा। यस सर, एवरीथिंग इज गुड, जस्ट वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी सर, आशीष ने बहाना बनाया। वाइफ की तबीयत नहीं ठीक? लेकिन मुझे कुछ और भी पता चला है। वैभव शर्मा कहाँ है? मैनेजर दत्ता ने कहा। आशीष वैभव का नाम सुनकर और घबरा गए। और अब वैभव के बारे में क्या पता चल गया मैनेजर दत्ता को? वो हिचकने लगे। आशीष को हिचकता देख अभय ने फोन स्पीकर पर करने को कहा, जबकि डॉक्टर अगस्त्या सीढ़ियों पर पीछे पीछे आ रहे थे। वैभव तो ठीक है सर, पर क्या पता चला है सर आपको? आशीष ने नकली मुस्कुराहट से पूछा। अरे आई नो एवरीथिंग, ये बताए क्या बनवा रहे हैं? कितने बजे का प्लान है? सीके दत्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। घर सर, आशीष ने चौंक कर पूछा। अभय और डॉक्टर अगस्त्या भी स्पीकर पर सारी बातें सुन रहे थे। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आपका सरप्राइज मुझे पता चल चुका है। अभी 1 घंटे पहले मिस्टर वैभव शर्मा ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है, लेकिन अब मेरा कॉल नहीं उठा रहे तो मैंने सोचा आपसे ही घर का पता पूछ लूं। डिनर भी हो जाएगा और इसी बहाने अपने यंग फ्रेंड्स और उनकी फैमिली का हालचाल ले लूंगा, मैनेजर दत्ता ने कहा। अब तो स्थिति ऐसी थी कि आशीष को समझ ही ना आए कि कहा क्या जाए। इस घर के प्रेत अब सभी संबंधियों को घर पर किसी न किसी छल से बुला रहे हैं। दुष्ट आत्माएं अपनी कुदृष्टि सब पर बना रही हैं। जब शांति थोड़ी लंबी हो गई तो दत्ता साहब बोल पड़े। मिस्टर आशीष, अब आप सही में सरप्राइज दे रहे हैं मुझे। आशीष को कुछ समझ में आता कि डॉक्टर अगस्त्या ने उन्हें फोन काटने का इशारा किया। हेलो हेलो सर, अभी कॉल करता हूँ, शायद नेटवर्क जा रहा है सर। इतना कहकर आशीष ने अपना फोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया। अब अपने मैनेजर को अदृश्य होते हुए कौन देखना चाहता है? डॉक्टर अगस्त्या ने आशीष से किसी भी प्रकार का फोन उठाने से मना कर दिया। उनके अनुसार प्रेत आत्माएं अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थीं। वो किसी भी प्रकार से इस घर में एक मृत्यु मंडली का निर्माण करना चाहती हैं। डॉक्टर अगस्त्या ने पिछली बार की तरह फिर से प्रेत क्रिया करने का फैसला लिया, क्योंकि इस क्रिया की सफलता पर ही उनके परिवार के सदस्यों के लौट पाने की संभावना निर्भर करती थी। तो अगर सही सही समझा जाए तो लगभग एक ही समय पर डॉक्टर अगस्त्या ने वैज्ञानिक तरीके से प्रेत क्रिया करने का निर्णय लिया था और वहां से लगभग 300 किलोमीटर औघड़ बाबा शिवभूति ने औघड़ प्रेत क्रिया का एक तरंगों और ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित था और दूसरा सिद्ध तांत्रिक विद्या और शमशान साधना पर। एक को उद्देश्य का पता था पर दूसरा निरुद्देश्य होकर उद्देश्य को जानने का प्रयास कर रहा था। एक बुरी तरह परास्त हो चुका था जबकि दूसरे ने पराजय कभी देखी ही नहीं थी। एक प्रेतों का निवारण करता था जबकि दूसरा प्रेतों का आह्वान। एपिसोड 36 शमशान प्रेत सिद्धि।
एक तरंगों और ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित था और दूसरा सिद्ध तांत्रिक विद्या और शमशान साधना पर। एक को उद्देश्य का पता था पर दूसरा निरुद्देश्य होकर उद्देश्य को जानने का प्रयास कर रहा था। एक बुरी तरह परास्त हो चुका था जबकि दूसरे ने पराजय कभी देखी ही नहीं थी। एक प्रेतों का निवारण करता था जबकि दूसरा प्रेतों का आह्वान। यह विभेद था डॉक्टर अगस्त्य जोशी और औघड़ बाबा शिवभूति में। लेकिन इन विभेदों के बीच भी कोई अनजान सी समानता थी जिससे दोनों की अवचेतना जुड़ी हुई थी। डॉक्टर अगस्त्य तो नहीं परंतु बाबा शिवभूति उसे महसूस कर सकते थे, और जिस कारण वो शमशान पर शास्त्रों की सबसे खतरनाक क्रिया करने के लिए सज्ज हो चुके थे। औघड़ बाबा शिवभूति ने प्रेत आह्वान की प्रक्रिया की शुरुआत रामगढ़ के शमशान घाट से करने का निर्णय लिया। एक शमशान घाट तांत्रिक प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक उचित स्थान कहा गया है, परंतु ये सर्वाधिक खतरों से भरी हुई जगह भी है क्योंकि यहाँ इस प्रक्रिया का अंत या तो आपको सर्वशक्तिमान बना सकता है और या आपके स्वयं के प्राणों पर बना सकती है। बाबा शिवभूति ने अपने जीवन में इस प्रक्रिया को अनेक बार अंजाम दिया होगा, परंतु इस बार उनका उद्देश्य भिन्न था। वह प्रेतों के आवाहन द्वारा ये जानना चाहते थे कि आखिर उनकी सिद्धि में व्यवधान कौन और क्यों डाल रहा है। प्रक्रिया की शुरुआत के लिए औघड़ बाबा शिवभूति ने सर्वप्रथम कुछ सामग्रियों को एकत्रित कर लिया। ये सामग्रियां थीं: घी के 2 दीपक, तेल के 2 दीपक, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मदिरा की कुछ बूंदें, छोटी चटाई, आसन, लौंग, कपूर, बूंदी का लड्डू और स्फटिक की मालाएं। बाबा शिवभूति एक मंझे हुए अघोरी थे। उन्होंने अपनी विद्या अपने गुरु औघड़ बाबा खडराम से अर्जित की थी। प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए सबसे आवश्यक होता है एक शमशान भूमि का चयन करना जहां पर एक जीवित चिता जलाई जा रही हो। औघड़ विद्या में ऐसी चिता या मृत इंसान का उपयोग ज्यादा उचित माना जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या उनका जीवन प्राकृतिक रूप से अंत को प्राप्त न हुआ हो। वास्तव में ऐसी ही चिताओं से प्रेतों का जागरण होता है जिन्हें औघड़ विद्या द्वारा वश में किया जा सकता है। प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए बाबा शिवभूति नंगे पांव रामगढ़ काशी की शमशान भूमि पर पहुंच गए। औघड़ सिद्धि हेतु शमशान भूमि ही सर्वाधिक उचित मानी जाती है, तो उन्होंने ऐसा ही किया। एक और बात ध्यान रखने वाली होती है कि इस क्रिया की पूर्णता रात्रि के अंधकार पर भी निर्भर करती है, अर्थात जितनी घनी और काली रात होगी, प्रेत जागृति की संभावना उतनी ही अधिक हो जाएगी। इस वक्तव्य को पूर्ण करने के लिए बाबा शिवभूति ने अमावस्या की रात का चयन किया था। जी हां, वो जिस रात्रि रामगढ़ शमशान पहुंचे थे वो अमावस्या की रात थी। औघड़ बाबा शिवभूति ने एक जल चुकी चिता से हल्की गर्म राख लेकर अपने शरीर पर रगड़ना शुरू किया और वहीं से एक बिलखते हुए परिवार को एक दूसरी चिता पर एकत्रित देखा। बाबा शिवभूति इस दूसरी चिता के निकट पहुंचे और संबंधियों से निम्नतम स्वर में पूछा, मृत्यु कैसे हुई? उधर मौजूद मजमे से केवल एक वृद्ध ने बाबा का जवाब दिया, ट्रक ने कुचल दिया बाबा। वृद्ध ने कहा, क्या उम्र थी? बाबा शिवभूति ने पूछा। जवान लड़का था, पूरा घर चला रहा था बेचारा, वृद्ध ने जवाब दिया। बाबा शिवभूति ने फिर कुछ नहीं बोला और जलती चिता से थोड़ा दूर चले गए और ऐसी जगह जाकर रुक गए जहां से चिता उन्हें दिखाई पड़ रही थी। बाबा शिवभूति को समझ आ गया था कि यही चिता उनकी प्रेत सिद्धि के लिए सर्वाधिक उचित है। यहीं से प्रेत जागरण किया जा सकता है और सवालों का जवाब निकलवाया जा सकता है। बाबा शिवभूति ने बड़े धैर्य से इंतजार किया। इंतजार उस चिता के परिजनों के वहां से चले जाने का। रात के लगभग 11 बज गए होंगे, परंतु अभी भी उसकी मां और पिता वहां पर मौजूद ही दिखाई पड़ रहे थे। वो अभी भी बिलख रहे थे, लेकिन बाबा शिवभूति ने उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं कहा, कोई व्यवधान नहीं डाला और दूर से उन्हें देखते रहे। शायद वो इस सांसारिक लोक की कलाएं भी भली भांति समझते थे। अंततः लगभग 12:55 तक पूरी शमशान भूमि खाली हो गई। उस जवान की चिता पर से उसके माता पिता भी बिलखते बिलखते वहां से जा चुके थे। बाबा शिवभूति उठ खड़े हुए। चिता अभी भी प्रज्वलित ही थी। मानव शरीर को पूर्णरूपेण जलने में 6 से 7 घंटे लग जाया करते हैं, तो अभी तो इस चिता को मुश्किल से 3 घंटे ही हुए थे। औघड़ बाबा शिवभूति एक एक कदम उस रेतीली शमशान भूमि पर आगे बढ़ाते हुए चिता के निकट पहुंचे।
लकड़ी के लट्ठे अब सफेद राख बन रहे थे। जवान के बाल और त्वचा भस्म हो चुके थे, हाथ पैर अग्नि द्वारा जलकर टेढ़े हो गए थे, जबकि कपाल की अस्थि अपना प्राकृतिक रूप ले चुकी थी। चिता के ठीक पीछे एक छोटी नदी का घाट भी था। रामगढ़ के लोग उसे रामघाट कहते थे, जो उस अमावस की रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके मौजूद होने का सबूत शमशान पर बह रही हल्की हवा से मिल रहा था, क्योंकि उससे घाट के पानी में कलकल की मंद आवाज उत्पन्न हो रही थी। बाबा शिवभूति ने अब प्रेत सिद्धि के लिए समय को बिल्कुल उचित भांप लिया और जलती चिता के लगभग 5 फुट पर अपना आसन बिछा लिया। उस रेत से भरे शमशान में आसन का कोई अर्थ किसी को महसूस न होता, परंतु ये प्रेत क्रिया हेतु अनिवार्य माना जाता है, तो उन्होंने भी किया। आसन बिछाकर उन्होंने जलती चिता से 4 अधजली लकड़ियां खींचकर निकाल ली और अपने आसन के चारों कोनों पर गाड़ दी। इसे सुरक्षा कवच कहते हैं, जो हर औघड़ को प्रेत जागरण के पहले बनाना पड़ता है, जिससे औघड़ स्वयं सुरक्षित रह सके। बाबा शिवभूति ने एक पवित्र मंत्र पढ़ते हुए उसी जलती चिता की राख अपने हाथों में भरकर चारों लकड़ियों से घुमाते हुए भूमि पर एक वर्गाकार रेखा बना दी। वो अब अपने आसन पर बैठ गए। उन्होंने बैठे बैठे ही प्रत्येक लकड़ी के आधार पर घी और तेल के दीपक तथा अपने सम्मुख धूप और अगरबत्ती जला दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जटिल मिशन पर हो। अब शिवभूति बाबा ने अपने ही सम्मुख मिट्टी का प्याला रख दिया और उसमें मदिरा की कुछ बूंदें गिरा दी। उसके बगल में एक छोटे दोने में एक बूंदी का लड्डू रख दिया। बाबा शिवभूति अब अंधेरे आसमान की तरफ देखने लगे और स्फटिक की माला अपने दाहिने हाथ में उठा ली। अपने चारों तरफ इत्र और कपूर की तगड़ी सुगंध को छिड़क और फैला दिया और शाबर मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। आडू देश से चला अघोरी हाथ लिए, मुर्दे की झोली खड़ा हुआ लाए लाओ, सोता हुए को जगाए लाओ, तुझे गुरु अपने की दुहाई बाबा खडराम की। बाबा शिवभूति ने इस मंत्र का उच्चारण आंखें बंद करके स्फटिक की माला पर करना शुरू किया। उन्होंने अपनी आंखें जोर से बंद की हुई थी। रात के लगभग 1:45 तक स्फटिक की माला पर मंत्र का उच्चारण ठीक 108 बार कर चुकने के बाद वो एकदम से रुक गए। उनके रुकने का कारण था, प्रेत जागृति की शुरुआत को उन्होंने महसूस कर लिया था। उनके चारों तरफ के दिए एक साथ बुझने और जलने लगे। सामने छिड़के गए इत्र और कपूर की सुगंध गायब होने लगी थी। बाबा शिवभूति को एक बात ज्ञात थी कि यदि कोई भी प्रेत उनके सामने प्रकट होता है तो पहली बात या संकेत हमेशा प्रेत आत्मा द्वारा ही आने चाहिए, न कि अघोरी के द्वारा। तभी प्रेत आपका दास बन सकेगा, नहीं तो वो खुद आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। वो अभी भी आंखें बंद किए हुए थे कि सामने से एपिसोड 37 प्रेत लखमान। बाबा शिवभूति को एक बात ज्ञात थी कि यदि कोई भी प्रेत उनके सामने प्रकट होता है तो पहली बात या संकेत हमेशा प्रेत आत्मा द्वारा ही आने चाहिए, न कि अघोरी के द्वारा। तभी प्रेत आपका दास बन सकेगा, नहीं तो वो खुद आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। वो अभी भी आंखें बंद किए हुए थे कि सामने से एक आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज जलती चिता के ठीक पीछे मौजूद रामघाट के पानी से आ रही थी। आवाज ऐसी जैसे कोई धीरे धीरे उस नदी से निकलते हुए बाहर आ रहा हो। नदी के मुहाने की तरफ बढ़ती हुई वो आवाज पैरों से उत्पन्न पानी की लहरों की आवाज थी। बाबा शिवभूति को पूर्ण अंदेशा हो चुका था कि प्रेत सिद्धि की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जलती चिता से उठा प्रेत अब उनकी तरफ बढ़ रहा है। प्रेत जागृति की प्रक्रिया तांत्रिक विद्या में एक जटिल और कठोर सिद्धि की प्रक्रिया मानी जाती है। ये क्रिया इतनी असंभव प्रतीत होती है कि कई विधाओं में इसे काल्पनिक ही माना जाता है। प्रेत जागृति और सिद्धि में प्रेत या जिन को जीवित किया जाता है और वो प्रेत जीवित करने वाले का दास बन जाता है। लेकिन प्रेत का दास बनना पूर्ण रूपेण उसे बुलाने वाले की शक्ति और साधना पर निर्भर माना जाता है, अन्यथा प्रेत भी जागृत करने वाले पर हावी हो सकता है और उसकी जीवन प्रत्याशा को क्षीण कर सकता है। बाबा शिवभूति अब भी स्वयं की आंखें बंद किए बैठे हुए थे। स्फटिक की माला को अब भी अपने दाहिने हाथ से जम रहे थे, बस मंत्र शांत थे। उनके अनुभव ने अनुसार प्रेत को ही पहला संकेत या शब्द बोलना पड़ेगा, तब ही वो वश में किया जा सकेगा, अन्यथा बाबा शिवभूति पर भी प्रकोप पड़ सकता है। इन सब विचारों के बीच नदी में पड़ रहे पांवों की आवाज अचानक शांत हो गई।
एकदम सन्नाटा छा गया उस शमशान में। बाबा शिवभूति ने अपने कानों पर जोर डाला और किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुनने का प्रयास करने लगे। और तभी पैरों की आवाज चिता की लकड़ियों से आनी शुरू हो गई, जैसे कोई उस चिता के ऊपर चढ़ रहा हो। आवाज ऐसी थी मानो जल चुकी फुसर लकड़ियां पैरों के दाब से चरमराकर टूट रही हो। मतलब ये कि अब जागृत किया गया प्रेत उनसे कुछ 5 फुट की दूरी पर था। बाबा शिवभूति और सक्रिय हो गए और अपने एकदम सामने जल रहे कपूर और फैली इत्र की सुगंध के बीच एक सड़े मांस की दुर्गंध महसूस करने लगे। मांस की दुर्गंध प्रेतात्मा का प्रमाण था। अब बाबा शिवभूति ने पुनः मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया, पर इस बार थोड़ी और ऊंची आवाज में। आडू देश से चला अघोरी हाथ लिए, मुर्दे की झोली खड़ा हुआ लाए लाओ, सोता हुए को जगाए लाओ, तुझे गुरु अपने की दुहाई बाबा खडराम की। प्रत्येक मंत्र के पूरा होते ही बाबा शिवभूति क्षण भर के लिए रुक जाते, प्रेत के जवाब के इंतजार में। 2 से 3 बार उच्चारण के बाद भी प्रेत एकदम शांत था। कोई जवाब नहीं दे रहा था। बाबा शिवभूति के लिए उसकी तरफ देखना भी संभव नहीं था, वरना पहल इनकी तरफ से मानी जाती और प्रेत ही इन पर सवार हो जाता। उन्होंने लगातार मंत्र बोलते हुए रुकने की प्रक्रिया जारी रखी। लगभग 15 बार मंत्र बोल चुकने के बाद शिवभूति बाबा शांत हो गए और इस बार उन्होंने सामने दोने पर रखा बूंदी का लड्डू अपने हाथ में उठा लिया। वो समझ चुके थे कि प्रेत से संकेत निकलवाने के लिए उन्हें स्वयं ही तरकीब लगानी पड़ेगी। लड्डू जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में उठाया, उन्हें अपनी बंद आंख के सामने एक गर्म ऊष्मी एहसास हुआ, मानो कोई गर्म ज्वाला उनके चेहरे के सामने प्रज्वलित हो रही हो। पर बाबा शिवभूति ने आंखें नहीं खोली और अगले ही पल उनके दाहिने कान की तरफ से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज ऐसी लगी जैसे कोई पहाड़ के ऊपर से गहरी खाई की तरफ चीखता हो। आवाज में ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों ही मौजूद थे। उस आवाज की भाषा बाबा शिवभूति को बिल्कुल भी समझ न आई। वो ध्वनि बिल्कुल अस्पष्ट थी। अब बाबा शिवभूति ने धीरे धीरे आंखें खोली और डांट लगाते हुए कहा, ए प्रेत आत्मा, ठीक ठीक बोल, तुझे क्या चाहिए? मेरे सामने आ। क्योंकि पहल प्रेत द्वारा कर ली गई थी, तो अब बारी औघड़ बाबा की थी। उन्होंने अब डांट के स्वर में प्रेत को सामने आने के लिए कहा और प्रेत ने उनकी बात मानी भी। बाबा शिवभूति के सामने एक धुंधले से साये ने रूप लेना प्रारंभ किया। जलती चिता और बाबा शिवभूति के मध्य एक सफेद कोहरा सा छा गया। कोहरे के प्रकट होते ही जलती चिता की अग्नि मंद पर गई और सड़े मांस की गंध और तीव्रता के साथ आने लगी। ये उस नौजवान का प्रेत था जिसका दाह संस्कार कुछ घंटे पहले ही रामघाट पर किया गया था। जैसा कि मान्यता भी है, औघड़ गुरु प्रेतों के मूर्त रूप को देख सकते हैं। उनकी शमशान सिद्धि उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, जिससे वो प्रेतों को वास्तव में देख और सुन सकते हैं। ये प्रेत भी भली प्रकार से बाबा शिवभूति के सामने प्रकट होने लगा। अगर प्रेत की शारीरिक व्याख्या की जाए तो ये एक लंबे कद का भूत था, जिसके शरीर के कई टुकड़े हो चुके थे। कपाल पूरी तरह फटा हुआ था, जिससे मस्तिष्क का लगभग आधा हिस्सा बाहर की तरफ टपकता दिखाई पड़ रहा था। जबड़ा 4 हिस्सों में टूटा हुआ था और छाती की पसलियां पेट फाड़कर बाहर निकल रही थी। प्रेत का रूप उसके सांसारिक रूप की मृत्यु और उसके कारणों पर निर्भर करता है। प्रेत यदि अप्राकृतिक मृत्यु से निर्मित हुआ है तो उसके एक असंतुष्ट और कष्ट पहुंचाने वाले प्रेत बनने की संभावना अधिकतम हो जाती है। ऐसे प्रेत अपने साथ हुए अन्याय और अकाल मृत्यु का जिम्मेदार पूरे समाज को मानते हैं और भटकते रहते हैं। जैसे ही किसी खुशहाल या सुंदर मनुष्य या परिवार को देखते हैं तो उधर पहुंचकर उनके मध्य विवाद और झगड़े करवाते हैं। कई ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं जहां प्रेत किसी भले भाले मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने दुरुद्देश्य को पूरा करवाते हैं। बाबा शिवभूति के सामने प्रकट हुआ प्रेत वास्तव में एक आम मनुष्य द्वारा देखने लायक नहीं था। यह प्रेत बहुत भयावह और कुरूप था, क्योंकि इसके सांसारिक रूप की मृत्यु एक भयानक एक्सीडेंट से हुई थी। थोड़ी देर की शांति के पश्चात उस सफेद साए से एक गूंजती आवाज आई, मेरा परिवार।
बाबा शिवभूति ने अनेक प्रेत और दुर्बुद्धि आत्माओं से संवाद किया होगा, परंतु आज तक किसी भी जागृत प्रेत द्वारा इस वाक्य का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा जिसका उपयोग इस नौजवान के प्रेत ने किया था। बाबा शिवभूति भी अब चौंक पड़े और बोले, तू पहले बता, मेरा काम करेगा? क्या नाम है तेरा? करूंगा, पर मेरे परिवार को बचा लीजिए। प्रेत ने कहा, मेरा नाम लखमान है मालिक। प्रेत औघड़ तांत्रिक विद्या में यह माना जाता है कि यदि किसी भी इंसान की मृत्यु अप्राकृतिक तरीके से होती है तो उसका सांसारिक नाम उसकी मृत्यु के साथ ही विकृत अर्थात बिगड़ जाता है। अर्थात यदि मनुष्य के जीवित रहते उसका नाम लक्ष्मण रहा हो तो संभव है कि उसका विकृत प्रेत नाम लखमान हो गया हो। प्रेत को उनका वास्तविक जीवित नाम कभी याद नहीं रहता। ये ऐसा पहला प्रेत था जिसने न तो किसी प्रलोभन लड्डू इत्र की आस जताई थी और न ही अपनी मुक्ति ही मांगी थी। बाबा शिवभूति एक अनुभवी औघड़ थे। ऊपर से वो इस प्रेत की चिता पर उसके माता पिता के रुदन को भी देख चुके थे। वो घर का अकेला कमाने वाला सदस्य था, ये भी उनको ज्ञात हो चुका था। तो उन्होंने प्रेत की मदद करने का वादा कुछ इस प्रकार किया, मेरे कहने पर एक जगह चला जा, वहां केवल घूम के आ जा। कोई गलत दिखे तो मुझे बता जा। मेरा आदेश कार्य पूरा कर दे। तेरे परिवार की सुरक्षा मुझे सौंप जा। इसके बाद औघड़ शिवभूति ने बूंदी का लड्डू और मदिरा प्रेत की तरफ बढ़ा दी और आंख बंद करके पश्चिम दिशा की ओर अपनी उंगली बढ़ा दी और कहे, तू उंगली की सीध में ठीक 100 कोस दूर चला जा। जहां रुकना है तू जान जाएगा। उद्धरण चिन्ह 1 कोस इक्वल्स 3.12 किलोमीटर, 100 कोस टिल्ड 300 किलोमीटर, जो वहां से इटावा की सटीक दूरी रही होगी। लखमान प्रेत इस आदेश को सुनते ही वहां से अदृश्य हो गया। एपिसोड 38 डिनर इज रेडी। तू उंगली की सीध में ठीक 100 कोस दूर चला जा। जहां रुकना है तू जान जाएगा। उद्धरण चिन्ह 1 कोस इक्वल्स 3.12 किलोमीटर, 100 कोस टिल्ड 300 किलोमीटर, जो वहां से इटावा की सटीक दूरी रही होगी। लखमान प्रेत इस आदेश को सुनते ही वहां से अदृश्य हो गया। लगभग इसी समयांतराल में एक और सिद्ध क्रिया संचालित की जा रही थी। जी हाँ, स्वरूप निकेतन नौरंगाबाद कोठी इटावा में। अपने अधूरे शरीर और 5 साल की बच्ची को लेकर प्रेतों की साधना करना शायद ही एक सरल कार्य होने वाला था, पर अभय और आशीष के सहयोग से गायब हुए सदस्यों की जान बचाने के लिए अब शायद यही अंतिम उपलब्ध विकल्प था। लेकिन प्रेत सिद्धि की प्रक्रिया के लिए जितने भी सामान और गैजेट्स डॉक्टर अगस्त्या जोशी अपने साथ लेकर आए थे, वो तो कमरे के अंदर ही उनके खास ब्रीफकेस में बंद थे। तीनों इसी दुविधा में पड़े थे कि मेन गेट पर किसी ने खटखटाया, जैसे किसी सोफिस्टिकेटेड आदमी ने नॉक किया हो। बहुत अच्छे लहजे के साथ आशीष, अभय और डॉक्टर अगस्त्या ने आपस में ही सवाल किया, आखिर अब कौन आया है और इस घर में आना भी कौन चाहेगा। नॉक की आवाज और तरीके से हेतराम तो कदापि नहीं लग रहा था ये, और वो होगा भी क्यों, वो तो एक अर्ध प्रेत है और उसका भी तो राज सबके सामने आ चुका है। इसी कश्मकश के बीच उस सज्जन ने एक बार फिर से मेन गेट पर नॉक कर दिया। रात के लगभग 8:30 हुए होंगे, तो एक बार चौंकना लाजमी भी था। खैर, आशीष ने दोनों से कहा, मैं जाकर देखता हूं कौन है। अभय पीहू को गोद में उठाए और डॉक्टर अगस्त्या कंपास सुई लिए आशीष की बात पर सहमत दिखे, पर स्वयं भी पीछे पीछे चलने की इच्छा जताई। तो आगे आशीष चल रहे थे और उनके पीछे ये दोनों। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर आशीष मेन गेट की तरफ बढ़े। बड़े से मेन गेट के पास पहुंचकर आशीष ने गेट के गैप से बाहर देखना चाहा, पर अंधेरे के कारण कुछ नजर नहीं आया। लेकिन बाहर वाले को आशीष कौशिक की सारी गतिविधियां दिखाई पड़ रही थी। जब आशीष को मेहनत के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने आवाज लगा ही दी, कौन है। आशीष की आवाज के जवाब का इंतजार थोड़ी दूरी पर खड़े अभय और डॉक्टर अगस्त्या भी कर रहे थे। डर को तीनों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। आखिर एक भूत निकेतन में दरवाजे पर दस्तक कौन सुनना चाहता है। तीनों पहले ही बहुत डिस्टर्ब थे। आशीष के पूछने के बाद भी थोड़ी देर तक कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, पर किसी के बूट गेट की तरफ बढ़ते सुनाई दिए। और तभी, अरे,
मिस्टर आशीष, ऐसे कौन डिनर पर बुलाता है भाई? आशीष को आवाज सुनी सुनी लगी और क्षण भर में याद भी आ गया कि कहाँ। ये और कोई नहीं, बैंक मैनेजर सीके दत्ता की आवाज थी। वो आशीष के फोन काटने के बाद से ही आशीष को कई बार कॉल करने का प्रयास कर रहे थे और कांटेक्ट न हो पाने के कारण खुद ही औरंगाबाद कोठी की तलाश में निकल पड़े थे। आशीष ने दरवाजा खोला तो उनके रोंगटे ही खड़े हो गए। बैंक मैनेजर खुद ही स्वरूप निकेतन पहुंच चुके थे। आशीष ने बिगड़े मुंह बोला, अरे सर आप। इस पर मैनेजर दत्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई, मैं नहीं आ सकता। अरे मेरा मतलब ये नहीं था सर। आई मीन व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। आशीष ने बात को संभाला। प्लीज कम इन सर, आशीष ने भावनाओं को संभालते हुए कहा। डॉक्टर अगस्त्या और अभय भी मैनेजर को घर पर देख परेशान हो गए थे। अब ये कैसे आ गए? वो ये सोच ही रहे थे कि मैनेजर साहब ने इसका जवाब अंदर आते आते दे दिया। आपका तो फोन ही ऑफ हो गया था। पर ये कहिए कि वैभव जी ने मुझे कॉल करके एड्रेस बता दिया, वरना मेरा तो कैंसल ही था। वैभव का जिक्र उन्हें डराने वाला था। आखिर कौन है जो वैभव के फोन से मैनेजर दत्ता को यहां बुलाना चाहता है? अभय और डॉक्टर अगस्त्या ने भी मैनेजर दत्ता से बात की और उनका स्वागत किया, पर उनके चेहरे पर भी घबराहट साफ देखी जा सकती थी। इस भूत निकेतन में कहां बैठाएं अपने मालिक को, क्या खिलाएं उन्हें? बड़ी खराब स्थिति में फंसे हुए थे आशीष कौशिक। बीवी और बच्चे पहले ही गायब थे। वैभव और अरुणिता का कोई नामोनिशान नहीं मिल रहा। डॉक्टर अंजना न जाने कहाँ है। और अब उनके सर्वैसवा उनके मालिक घर में पहली बार आए थे और उन्हें बैठाने तक के लिए कोई कमरा खुला हुआ नहीं था। तीनों कुछ देर तक मैनेजर दत्ता से नीचे ही बात कर रहे थे कि तभी मैनेजर दत्ता के मोबाइल की रिंग बजी। उन्होंने फोन अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और बोला, लो, मैं इनके ही घर पर हूं और ये मुझे फोन कर रहे। कौन है सर? आशीष ने पूछा। अरे आपके ही बेस्टी हैं, मिस्टर वैभव शर्मा, मैनेजर दत्ता ने कहा। आशीष, अभय और डॉक्टर अगस्त्या इस पर अवाक रह गए। आशीष ने किसी तरह दबे हुए गले और नकली मुस्कुराहट से मैनेजर दत्ता से कहा, अरे उठाए सर। मैनेजर दत्ता ने फोन उठाया और स्पीकर पर कर दिया। कहिए वैभव जी। सर आप कहाँ हैं? खाना तैयार है। कब तक आएंगे आप? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, वैभव ने दूसरी तरफ से कहा। खाना तैयार है, आपका इंतजार है। ये सब सुनकर डॉक्टर अगस्त्या ने अपना सिर पकड़ लिया और इसके आगे जो हुआ उसने उन तीनों के पैरों से जमीन ही खिसका दी। मैं कब का आपके घर में आ चुका हूं, आप ही यहां से नदारद हो, मैनेजर दत्ता ने कहा। ऊपर आइए सर, आपके लिए हम डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहे हैं, वैभव ने जवाब दिया। ये वाक्य तीनों के लिए अविश्वास का प्रमाण था। ऊपर तो कोई है ही नहीं तो डाइनिंग टेबल कहां सजाई जा रही है? क्या वो व्यक्ति सही में वैभव है या कोई प्रेत? ये हम में कौन कौन शामिल है? ओके ओके, आई एम कमिंग, मैनेजर दत्ता ने इतना बोलकर फोन काट दिया और आशीष की तरफ देखकर आगे बोले, अब चला जाए मिस्टर आशीष, पेट में चूहों की पूरी फौज कूद रही है। आशीष का चेहरा उतरा हुआ था। वो किसी भी स्थिति में मैनेजर को ऊपर जाने नहीं दे सकते थे। निश्चित रूप से ये शैतान की साजिश है। कोई वैभव है ही नहीं ऊपर। अभय और डॉक्टर अगस्त्या कुछ सोचते ही कि खुद आशीष ने बोला, प्लानिंग तो बाहर की है सर, ऊपर तो वैभव है ही नहीं। शहर के एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर बुक किए हैं हम लोग, वो वहीं मिलेंगे आपको। हा 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 हा, नकली ठहाकों के साथ आशीष ने बात बदलनी चाहिए। तभी मैं कहूं कि मिस्टर वैभव मुझसे मिलने नीचे क्यों नहीं आए? अब कितने सरप्राइज देंगे आप लोग? पर आज तो अन्नदाता आप लोग ही हो। एज यू ऑल विश, वहीं चलते हैं, मैनेजर दत्ता ने बोला। अभय और डॉक्टर अगस्त्या ने बात और समझदारी को ठीक समझते हुए आशीष की बातों पर सहमति दिखाए और घर से रेस्टो चलने के लिए कहा। सबने मेन गेट से बाहर निकलने के लिए अपने कदम घुमाए कि अचानक सेकंड फ्लोर पर एक दरवाजा तड़ाक से खुला और उसमें से एक जोर की आवाज आई, डिनर रेडी बा सर, उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 39, दावत ए खौफ।
सबने मेन गेट से बाहर निकलने के लिए अपने कदम घुमाए कि अचानक सेकंड फ्लोर पर एक दरवाजा तड़ाक से खुला और उसमें से एक जोर की आवाज आई, डिनर रेडी बा सर, उद्धरण चिन्ह। गेट के पास खड़े चारों सदस्यों ने एक साथ ऊपर की तरफ देखा। चारों में से केवल एक के चेहरे पर खुशी का आश्चर्य था, जबकि तीन तो भावरिक्त थे, क्योंकि वो आवाज, वो पुकार किसी और की नहीं बल्कि स्वयं वैभव शर्मा की थी। आवाज ही क्या, वो व्यक्ति भी वैभव शर्मा ही थे। शंका पर से धुंध को पूरी तरह से हटा दिया था उनके चेहरे ने, उनके भोजपुरिया लहजे ने। मिस्टर आशीष, आप तो कह रहे थे कि डिनर बाहर किसी रेस्टो में करना है, मैनेजर दत्ता ने थोड़े ऊंचे स्वर में आश्चर्य दिखाते हुए कहा। इस पर आशीष ने कुछ बोलना चाहा पर उन्हें शब्द ही नहीं मिले। बोले भी तो क्या, अब समझाएं भी तो क्या। वो बस ऊपर वैभव की ही तरफ देखते रह गए। लेकिन अब अभय ने स्थिति संभालते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है कि खुद आशीष भाई के साथ ही सरप्राइज प्रैंक हो गया है। हाँ हाँ हाँ। मैनेजर दत्ता ने भी अभय की बातों से सहमति जताए और कहा, तो अब ऊपर ही चलना है ना। इतने में ऊपर खड़े वैभव शर्मा ने सभी से ऊपर आने के लिए कहा। मैनेजर सीके दत्ता, डॉक्टर अगस्त्या, आशीष और अभय पीहू को उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर सब उस कमरे की तरफ चलने लगे जिसके आगे वैभव नीचे से खड़े हुए दिखे थे। ये तो एक नया ही कमरा खुला हुआ है, आशीष ने अभय से धीमी आवाज में बोला। हाँ भाई, सावधान रहना पड़ेगा, अभय ने जवाब दिया। मैनेजर दत्ता सबसे आगे चल रहे थे तो वह इन बातों से अनभिज्ञ ही थे। उन्हें तो डिनर ही दिखाई पड़ रहा था शायद। आखिर उस कमरे का दरवाजा आ गया। मैनेजर दत्ता सबसे आगे थे, उनके लगभग बगल में आशीष और उनके बिल्कुल पीछे अभय और डॉक्टर अगस्त्या थे। आशीष, अभय और डॉक्टर अगस्त्या कमरे के भीतर देखकर चौंक पड़े। वो कमरा नहीं, एक बड़ा सा हॉल था जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। हॉल का अगर ठीक से वर्णन किया जाए तो वो एक 18x18 फुट चौड़ाई का कमरा रहा होगा। कमरे की दीवारों पर हल्के पीले लगभग ऑफ वाइट रंग का पेंट हुआ था। छत विचित्र थी, एकदम काली, शायद पुराने समय की फॉल्स सीलिंग रही हो। नीचे का डेडो गाढ़े लाल रंग का था। पंखा हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा पोलर फैन था, जो वास्तव में बड़ा था। उसका आकार देखकर छत पर तरस आ रहा था कि उसका बोझ कैसे उठाई हुई है। उस हॉल के एकदम बीच में वुडन पैटर्न की एक बड़ी और गोल मेज रखी हुई थी, जिसके चारों तरफ लंबी कुर्सियां गोल आकृति में रखी हुई थी। कुर्सियों की संख्या लगभग 12 रही होंगी। सारी कुर्सियां मेज के नीचे तक रखी हुई थी, जैसे किसी डाइनिंग में कुर्सियां रखी जाती हैं। उस बड़ी गोल मेज के ठीक पीछे एक चौड़ा आयताकार आईना मिरर लगा हुआ था, बड़े व्यवस्थित लहजे में। आशीष, अभय और डॉक्टर अगस्त्य तो हॉल की दहलीज से ही कमरे को निहार रहे थे। उन्हें बड़े पंखे के साथ ही सीलिंग पर टंगा हुआ एक कांच का विशाल झड़फानुस दिखाई पड़ा, जो बेहद खूबसूरत था। उसमें शायद 1 लाख कांच के नुकीले नेल लगे होंगे। पूरे हॉल की फर्श एक मेहरून कालीन से ढकी हुई थी। एकदम राजाओं जैसा इंतजाम प्रतीत हो रहा था। वैभव उस हॉल में नहीं थे तो सबने मेज की तरफ बढ़कर अपनी अपनी कुर्सियां लेना शुरू किया। तीनों कुर्सियों के पास पहुंचकर रुक गए, लेकिन मैनेजर दत्ता के लिए आशीष ने चेयर पीछे खींच दी, तो दत्ता साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए। परिस्थिति का आंकलन चल ही रहा था, पर सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि उसमें शंका जन्म ले रही थी। सब कुछ इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना बेदाग, इतना शांत, इतना मनमोहक। डॉक्टर अगस्त्या ने अपनी आंखों को बंद कर क्षण भर के लिए मन ही मन एक मंत्र पढ़ा। उन्हें वास्तव में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो खड़े ही हुए थे और उन्हें देख आशीष और अभय भी बैठने को इच्छुक ना थे। पीहू बिटिया तो कमरे की चकाचौंध में खोई हुई थी, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे देख रही थी। लेकिन कमरे में मेजबान मौजूद नहीं थे। वैभव, जिन्होंने सबको आवाज लगाकर ऊपर बुलाया था, वो वहां नहीं थे। थोड़ी देर तक हॉल का मुआयना करने के बाद आखिरकार मैनेजर दत्ता ऊंचे स्वर में बोल ही पड़े। अरे वैभव जी, अब आप कहाँ गए? मैनेजर दत्ता की इस आवाज के बाद उस हॉल के अंदर जुड़े एक कमरे से कुछ कदमों की आहट आई और
वैभव शर्मा एक बड़ी सी गोल ट्रे जो ऊपर से एक गोल थाल से ढकी हुई थी को लेकर उस कमरे से हॉल की तरफ आ रहे थे। अभी तीनों उन्हें घूर के देख ही रहे थे कि उनके पीछे भाभी अरुणिता भी एक बड़ी ट्रे में भोजन लेकर आती हुई दिखाई पड़ी। सबका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। लेकिन वैभव और अरुणिता भाभी ने जिस प्रकार से हॉल में प्रवेश किया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कुछ बदला ही नहीं था, वो कहीं गायब ही नहीं थे। लेकिन एक बात विचित्र थी। वैभव और अरुणिता ने न तो डॉक्टर अगस्त्या की तरफ देखा और न ही आशीष या अभय की तरफ। वो दोनों केवल मेज की तरफ बढ़े और अपने हाथों में रखी भोजन की ट्रे और थालियां मेज पर रख दी। वो भोजन रखकर फिर से हॉल के उस कमरे की ओर जाने लगे कि डॉक्टर अगस्त्या ने वैभव की तरफ आवाज लगाई। कैसे हैं वैभव भाई? वैभव शर्मा इस सवाल पर लौटते हुए एक पल के लिए रुके पर फिर उसी कमरे में चले गए। अरुणिता भी पीछे पीछे चली गईं। दोनों में से किसी ने डॉक्टर अगस्त्या का जवाब नहीं दिया। ये बात साधारण नहीं थी। वैभव शर्मा और अरुणिता शर्मा ने शायद ही कभी किसी की बात अनसुनी की हो। वो एक सीधी सादी पर सच्चे व्यवहार और संस्कारों वाली जोड़ी थी। तो उनसे ये बिहेवियर नॉर्मल न था। डॉक्टर अगस्त्या अब पूरी तरफ शंकित हो चुके थे। उन्होंने इशारों में अभय और आशीष से सतर्कता दिखाने को कहा कि तभी आप सब भी बैठिए, लेट्स स्टार्ट द डिनर। उद्धरण चिन्ह, मिस्टर वैभव प्लीज ज्वाइन अस। उद्धरण चिन्ह। तीनों को बैठना पड़ा। उस राउंड टेबल पर अभी 5 लोग कुर्सियां लेकर बैठे हुए थे। मैनेजर सीके दत्ता, अभय शाही, आशीष कौशिक और डॉक्टर अगस्त्या। पीहू बिटिया को डॉक्टर अगस्त्या के बगल वाली कुर्सी पर बैठा दिया गया था। रात के 9:30 बजे होंगे। सब अपनी सीट लेकर डिनर टेबल पर वैभव और अरुणिता का इंतजार कर रहे थे। और वो पुनः उस कमरे से बाहर निकले। आगे वैभव और पीछे अरुणिता। वैभव अपने हाथ में फूड टॉवल, डिनर के समय गले पर लगाने वाला कपड़ा, जबकि अरुणिता अपने हाथ में एक बड़ा जग पकड़े हुई थी। आप लोगों ने खाना शुरू नहीं किया? वैभव और अरुणिता ने सबसे पूछा। पहले मेजबान तो आए, तब हम खाएं, मैनेजर दत्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर अगस्त्या अब भी वैभव और अरुणिता को ध्यान से देख रहे थे। उनकी पल पल की गतिविधि नोटिस कर रहे थे, उन्हें भांप रहे थे। मैनेजर साहब के एक और बार कहने के बाद वैभव शर्मा और अरुणिता भी कुर्सियां लेकर बैठ गए। पर जैसे ही वैभव और अरुणिता ने अपनी कुर्सियां पीछे खींची, खाली पड़ी सारी कुर्सियां पीछे की तरफ खिसक गईं। वो भी अपने आप। और एपिसोड 40, जिंदगी की जंग। मैनेजर साहब के एक और बार कहने के बाद वैभव शर्मा और अरुणिता भी कुर्सियां लेकर बैठ गए। पर जैसे ही वैभव और अरुणिता ने अपनी कुर्सियां पीछे खींची, खाली पड़ी सारी कुर्सियां पीछे की तरफ खिसक गईं। वो भी अपने आप। और मैनेजर दत्ता अवाक रह गए। उनके डिनर ट्रे की तरफ बढ़ रहे हाथ रुक गए। उन्होंने अपने सामने ही 5-5 भारी भरकम व ऊंची कुर्सियों को अपने आप पीछे सरकते देखा था। डॉक्टर अगस्त्या ने अभय और आशीष से उनके हाथ में बंधी लाल रोली को मजबूती से पकड़कर रखने को कहा। सबने कुर्सियां पीछे करके उठने का प्रयास किया, पर सारी कुर्सियां जैसे उसी जगह पर जम चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें सीमेंट से जाम कर दिया हो। न तो पीछे जा रही थी और न ही आगे। एक बड़ा ही भयावह माहौल बन चुका था। सब एक साथ वैभव और अरुणिता की तरफ देखने लगे थे। लेकिन वैभव ने इस घटना को कुछ इस तरह से ढका। सर, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ये कुर्सियां एक लीवर से आगे पीछे हो सकती हैं। भारी जो इतनी है। ये बातें पुराने सदस्यों को भले ही समझ न आई हो, पर मैनेजर साहब बहुत जल्द ही इनसे सहमत हो गए। अरे हाँ, मैंने ऐसी चेयर्स यूएस में भी देखी थी। वेरी नाइस, थम्स अप का चिन्ह। अभय, आशीष और अगस्त्या साहब तो जैसे किसी अनहोनी की प्रतीक्षा में ही थे। उनमें से किसी के चेहरे पर संतोष का भाव नहीं था। एक बेचैनी थी कि अब आगे क्या होने वाला है। खैर, उस बेचैनी के बीच उन सब के सामने राउंड टेबल पर रखे थे 2 बड़े बड़े थाल, जो ऊपर से एक गोल तश्तरी द्वारा ढके हुए थे। शायद कोई नॉनवेज रेसिपी सर्व की जा रही हो। आखिर इतने बड़े थाल में कौन सा वेज भोजन आ ही पाएगा। मैनेजर साहब ने थाल के ढापन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर अरुणिता ने बड़े रूखे लहजे में उन्हें रोक दिया। अभी नहीं। मैनेजर दत्ता का मुंह बन गया।
जैसे छोटी मोटी बेइज्जती हो गई हो। और हुई भी थी। लेकिन फिर अरुणिता ने आगे बोला, सर मेरा मतलब है पहले शाही ड्रिंक तो सबको सर्व हो जाए। शाही ड्रिंक शायद वही था जो अरुणिता द्वारा जग में लाया गया था। जग स्टील का था तो भीतर भी देख पाना संभव नहीं था जब तक कि ग्लास में उड़ेल न दिया जाए। शाही ड्रिंक रेड वाइन है क्या? मैनेजर साहब ने पूछा। इतने में अरुणिता ने सबके सामने रखी लंबी कांच की गिलासों में वो शाही ड्रिंक उड़ेलना शुरू किया। वो शाही ड्रिंक, मैनेजर साहब के कहे अनुसार, रेड तो था पर वो निश्चित रूप से वाइन न था। अजीब सी गंध थी उसमें। गाढ़ा तो इतना कि उसमें थक्के तक नजर आ रहे थे। रंग बोला जाए तो गहरा लाल लग रहा था। अभय, आशीष और डॉक्टर अगस्त्या ने कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना अपनी गिलासों में वो ड्रिंक डलवा लिया पर उसे हाथ नहीं लगाया। वो केवल देख रहे थे कि क्या हो रहा था वहां। इसे तुरंत पीजिए आप लोग। इससे भूख बढ़ जाएगी और हैवी मील आसानी से पच जाएगा, अरुणिता ने सबसे कहा। डॉक्टर अगस्त्या, वैभव और अरुणिता की कुछ बातें ध्यान से देख रहे थे। पहला, वो दोनों कुछ टेढ़े होकर मतलब आगे की तरफ कंधे झुकाकर चल रहे थे। दूसरा, दोनों के पांव जमीन पर हद से ज्यादा घिसट रहे थे, जो उन दोनों में पहले कभी नहीं देखा गया था। और तीसरा, दोनों की आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए थे जैसे कई रातों से जगे हुए हो। बातों का जवाब न देना और दोस्तों से बात न करना भी पहली ही बार देखा जा रहा था। ये बातें एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ही देख और समझ सकता था। ये उनके प्रोफेशन का हिस्सा था। एक हाथ खोकर भी उनमें हिम्मत और समझ देखने लायक थी। पुराने सदस्य अभी अपनी ग्लास में भरे तरल को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि मैनेजर सीके दत्ता ने अरुणिता के कहते ही शाही ड्रिंक का लंबा ग्लास उठाया और एक ही सांस में ढकोल गए। गुड गुड गुड। एक लंबी और भद्दी सी डकार ली और कहा, मुझे और चाहिए। इस पर अरुणिता ने तुरंत मैनेजर दत्ता का गिलास फिर से भर दिया और दत्ता साहब ने पहले से भी कम समय में उसे खत्म कर दिया। मैनेजर दत्ता की हरकतें अजीबोगरीब तरीके से बदलने लगी। उन्होंने उस ड्रिंक को बार बार मांगना शुरू कर दिया, जैसे उनका मन ही ना भर रहा हो और उस तरल ने इन्हें अपने बस में कर लिया हो। देखते ही देखते दत्ता साहब ने 8 गिलास पी लिए, जब तक वो पूरा जग खाली नहीं हो गया। उधर डॉक्टर अगस्त्या, अभय और आशीष कौशिक एकदम स्थिर होकर मैनेजर दत्ता को देख रहे थे। उन्होंने गिलास का एक घूंट भी नहीं पिया था। गिलास तो क्या, उन्होंने गिलास को हाथ तक नहीं लगाया था। पर तभी वैभव ने डिनर ट्रे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। और देखने वाली बात यह थी कि ठीक उसी समय अरुणिता ने भी दूसरी ट्रे से ढक्कन हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने बिल्कुल एक समय पर उन बड़े ढापनों को ट्रे से उठाया और जो सबको दिखा वो भय की सीमाओं को तोड़ने वाला था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों ढापनों के नीचे एक एक इंसानी खोपड़ी थी, जो पूरी तरह उनके धड़ से अलग करके प्लेट पर सजाकर रखी गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन खोपड़ियों में आंखें नहीं थीं। उन्हें नोचकर उसी प्लेट में अलग से सर्व किया गया था। मतलब 2 इंसानी खोपड़ियां और 4 आंखें थी डिनर टेबल पे। भोजन का निर्मम नजारा देखकर इससे पहले कि पीहू की आंखें उन्हें देख पाती, डॉक्टर अगस्त्या ने अपने इकलौते हाथ से उसकी आंखें ढक ली। मैनेजर दत्ता इतनी जोर से घबरा गए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कुर्सी से उतरकर भागने की कोशिश की पर मेज के नीचे किसी अदृश्य ताकत ने उनके पैरों को पकड़ लिया था। अभय और आशीष ने भी कुर्सियों से निकलने का प्रयास किया पर वो भी फंस चुके थे। कुर्सी ना आगे जा रही थी ना पीछे। डॉक्टर अगस्त्या भी वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे पर पीहू को सुरक्षित रखना उनकी पहली प्राथमिकता थी। अपने हाथ की रोली मत उतारना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, डॉक्टर अगस्त्या ने चीख कर कहा। उधर वैभव और अरुणिता का रूप बिगड़ने लगा। उनका चेहरा विकृत होने लगा।
वो उछलकर राउंड टेबल के ऊपर चढ़ गए। अभय शाही ने उन दोनों का प्रतिबिंब टेबल के सामने लगे बड़े मिरर में देखा और कुछ न बोलते हुए केवल उंगली से इशारा करते हुए डॉक्टर अगस्त्या और आशीष को दिखाया। प्रतिबिंब तो शैतान का असली चेहरा दिखा रहा था। दोनों में न तो कोई वैभव था और न ही अरुणिता। वो दो सड़े हुए शरीर को लिए अर्धप्रेत थे। इतना भयानक मंजर देखकर मैनेजर दत्ता जोर जोर से रोने लगे थे। वो चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे, आशीष मुझे बचाओ, कोई मुझे नीचे से खींच रहा है। मैनेजर दत्ता ने गला फाड़कर चीखा। आशीष क्योंकि अपनी ही कुर्सी पर फंसे पड़े थे तो उन्होंने वहीं से मैनेजर दत्ता का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगे। डॉक्टर अगस्त्या पीहू को अपने हाथ से पकड़े हुए थे और सामने न देखने के लिए बार बार कह रहे थे। अभय शीशे पर वैभव और अरुणिता के बिंब को देखकर ही हैरान थे। अभी स्थिति को समझने का प्रयास हो ही रहा था कि उनमें से वैभव जैसे दिखने वाले अर्धप्रेत ने अपने सामने रखी इंसानी खोपड़ी को अपने एक हाथ में उठा लिया और उसे बड़े निर्दयता के साथ दांतों से कुरेदना शुरू कर दिया और दूसरे हाथ से उसकी दोनों आंखें अपने मुंह में घुसेड़ ली। ये वेहेशी दृश्य सबके द्वारा देखा जा सकने वाला कदापि नहीं था। इसका तो वर्णन भी घिन दिलाने वाला था, पर सबको लगा कि यही सबसे डरावना सीन रहा होगा। लेकिन अभी विभत्सता भी पराकाष्ठा को प्राप्त होने वाला था, वो भी सबके चहीते, सबके मालिक मैनेजर सीके दत्ता के साथ। उन्हें एक अदृश्य राक्षस मेज के नीचे खींचे जा रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए बिलख रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उधर उनको नीचे जाने से केवल आशीष के हाथ रोके हुए थे। आशीष ने अपने दोनों हाथों से मैनेजर दत्ता के हाथ पकड़े हुए थे और खुद फंसी हुई कुर्सी से अटके हुए थे, पर मैनेजर दत्ता को वो राक्षस नीचे खींचता ही जा रहा था। आशीष भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। आशीष को कमजोर पड़ता देख अभय ने भी आशीष को छाती से पकड़ा हुआ था। अरुणिता दूसरी खोपड़ी का हनन कर रही थी। वैभव और अरुणिता अभी भी आशीष, अभय और डॉक्टर अगस्त्या से दूर थे। पता नहीं क्यों, शायद लाल रोली का असर था। मैनेजर दत्ता को मेज के नीचे छिपा अदृश्य राक्षस बुरी तरह खींचने लगा। उनके कपड़े फटने लगे, चेहरा और गर्दन खून के बिगड़े प्रवाह के कारण तमतमाकर लाल हो गए थे। आशीष और अभय भी अपनी पूरी जान लगाकर मैनेजर की जान बचाने के लिए लगे हुए थे, पर तभी डॉक्टर अगस्त्या को मेज के नीचे से निकलता हुआ खून दिखाई पड़ा। खून क्या, पूरी नदी थी खून की। पूरी कालीन एकदम सन रही थी खून से, पर वो खून आ कहां से रहा था? अभय और डॉक्टर अगस्त्या ने यथासंभव मेज के नीचे देखना चाहा, पर कुर्सी के एकदम सटे होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो झुक ही नहीं पा रहे थे। मैनेजर दत्ता अब दर्द से तड़पने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी अपनी लड़खड़ाती जबान में उन्होंने कहा, मुझे कोई काट रहा है। उद्धरण चिन्ह, आशीष मुझे बचाओ। पर सब बेबस थे। आशीष की आंखें भी लाल हो चुकी थी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी। मजबूत हृदय वाले ही आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे।